30 मुल्कों का मुकाबला हुआ तो उसमें पाकिस्तान नंबर 1 आया है। इसकी वजह क्या है और शुगर कैसे होती है? नंबर 1 मोटापा, ओबेसिटी। दूसरी बड़ी वजह है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तीसरी बड़ी वजह है स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन। ये जब शुगर होती है तो क्या होता है, बंदे को प्यास ज्यादा लगती है, बंदे को पेशाब ज्यादा आता है, बंदे का वजन बहुत तेजी से कम हो जाता है, तो पता चल जाता है यार शुगर होगी। किसी बंदे को अभी शुगर नहीं हुई, क्या वो बच सकता है इससे? अच्छी डाइट, अच्छी फिजिकली एक्टिव लाइफ, स्मार्ट रखें तो फिर आपको नहीं होगी डायबिटीज। प्रोटीन नहीं खानी, फिर क्या खाना है? चावल नहीं खाने, फिर क्या खाना है? चीनी नहीं खानी, नान नहीं खाने, सर फिर खाना क्या है? तो मेरे पास कई पेशेंट ऐसी स्टेटमेंट्स का शिकार होकर आते हैं रोजाना की बुनियाद पर। इस हद तक डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो कहते हैं कि यार मैं खुदकुशी करता हूँ। हम आम एक ख्याल ये है कि जिसको शुगर हो जाती है उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो किल हो जाती है। प्रॉपर दवाइयों के साथ वो ठीक हो गए। आजकल मैं 3-3 4-4 बच्चों के वो वालदैन हैं। अगर मीठा भी उन्होंने खाना हो तो वो खा लेते हैं और एंड पे कहते हैं कि जी चाय में चीनी नहीं डालनी। हाँ, आप चाय में चीनी डाल लें। आप ये जो मुरगन, ये पूड़ी हलवे जो हैं, ये सिरिपाए जो हैं, हाँ। ये जो नान है, ये रोगी नान जो हैं, ये छोड़ें। अब बड़े लोगों को अगर शुगर है भी, उन्होंने स्टार्ट की दवाई स्टार्ट की, फिर बाद में कहते हैं मुझसे नहीं ली जाती दवाई। ठीक है, इतने वो लेजी हो गए कि साल से अब दवाई नहीं ले रहे। उसको हार्ट अटैक हो सकता है, वो कार्डियक फेलियर में जा सकता है, उसको स्ट्रोक हो सकता है, फालिज हो सकता है, वो बेड रिडन हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, सुनो पॉडकास्ट के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या हो गया, इनको शुगर बड़ी पसंद आ गई है। हर 5 में से 3 लोग जो हैं वो शुगर के मरज में मुब्तला हैं और उसमें से भी एक बंदा ऐसा है जो कि प्री डायबिटिक है। लेकिन मज़े की बात यह है इनको पता ही नहीं कि हमें शुगर है। और पाकिस्तान की कुल आबादी में 3.5 करोड़ से ज़ायद जो लोग हैं वो ज़ियाबितस के मरज़ में मुब्तला हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में लोग हमारे इर्द गिर्द दाएं बाएं, हमारे घर वाले, हमारे ऑफिस के लोग, हमारे दोस्त यार, वो शुगर में मुब्तला हैं। और शुगर कोई आम बीमारी नहीं है, बहुत सी बीमारियों को लेकर आती है। आखिर ये पाकिस्तानियों के हो क्या गया है? इसका इलाज कितना आसान है, कितना मुश्किल है और क्या ऐसे काम हमने करने हैं जिससे हमें शुगर ना हो? उस पर बात करने के लिए आज ही बड़ी ख़ास शख्सियत जी हमने दावत दी है इस पॉडकास्ट में, डॉक्टर शाहिद नदीम साहब जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपने इब्तदाइया में सुन ही लिया कि ये हो क्या गया सब लोगों को, या हम बाकी दुनिया से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। और अभी जो रिसर्च भी हम शेयर कर रहे थे कि 30 मुल्कों का मुकाबला हुआ शुगर पेशेंट्स का, तो उसमें पाकिस्तान नंबर 1 आया है। इसकी वजह क्या है और शुगर कैसे होती है? देखिए, ये आपने वाकई एक अच्छा पॉइंट किया कि ये हो क्या गया है पाकिस्तानियों को। और ये जो भी इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन का जो सर्वे जिसका जिक्र आपने किया, ये जो स्टडी आई है कि इसमें पाकिस्तान जो है ना, दुनिया में 30 ममालिक में इसका नंबर टॉप पे चला गया है एज फार एज डायबिटीज़ केसेस आर कंसर्न। अच्छा, इसमें देखें अब वजह क्या है। सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं कि क्यों इतनी ज़्यादा तेज़ी से शुगर की बीमारी जो है वो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ओवरऑल दुनिया में शुगर के मरीजों में इजाफा हो तो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये बीमारी बहुत तेज़ी से लोग इसका शिकार हो रहे हैं। और इसकी बुनियादी जो वजूहात हैं, पहले ज़रा हम उन वजूहात पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज़ होती क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। ठीक। देखिए, डायबिटीज़ जिसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं, इसका पूरा नाम डायबिटीज़ मेलाइटस है। और ये बेसिकली इट्स अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव हार्मोनल एंड मेटाबॉलिक डिजीज। ये एक डेफिनेशन है जो कि किताबों में, मेडिकल किताबों में लिखी गई। अब ये जो हार्मोनल बीमारी है, ये वैसे तो इसकी 4 5 6 किस्म की टाइप्स होती हैं, लेकिन जो मोस्ट फेमस या मशहूर जो टाइप्स हैं वो आपने सुना होगा, टाइप 1 है और टाइप 2 है। टाइप 2 है। अच्छा, टाइप 1 डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जिसमें लबलबा जो है इंसान का वो काम करना बंद कर देता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़ीरो हो जाती है और इंसान को टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। ज़्यादातर ये बच्चों में और यंग लोगों में होती है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसमें जो है वो इंसुलिन का जो मैकेनिज़्म है, जो इंसुलिन का सिस्टम है, वो काम कर रहा होता है, बॉडी में इंसुलिन बन भी रही होती है, लेकिन 2-3 ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। और वो प्रोसेसेस कौन से हैं? नंबर 1 इंसुलिन रेजिस्टेंस। नंबर 2 प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ बीटा सेल डिसफंक्शन, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ बीटा सेल फंक्शन, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक बीटा सेल डिसफंक्शन। ठीक। ये दूसरा प्रोसेस है। और तीसरा है कि दीज 2 प्रोसेसेस रिजल्ट इनटू जो है ना वो हाइपरग्लाइसीमिया। और हाइपरग्लाइसीमिया होने की वजह से फिर जो जोर पड़ता है वो बीटा सेल्स पे पड़ता है, वो मजीद फंक्शन उनका
जो है ख़राब होता है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये 2 मशहूर टाइप्स हैं, मैंने बता दिया होती क्यों हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपने बात की कि जो बहुत ज़्यादा लोग जो टाइप डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं, ये ज़्यादातर हो रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ का। ओके। यहाँ पे जो सर्वे हुआ है और जो स्क्रीनिंग हुई है, जो आपने डाटा शेयर किया, ये बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ के मुतालिक है कि आजकल पाकिस्तान में टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स की तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। क्यों हो रहा है? अब वजह उस पे आते हैं जो सवाल आपका। देखिए, इसमें 3 बड़ी वजूहात हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज़ में मुब्तला कर रही है जो वजह, वो 3 है। नंबर 1, मोटापा, ओबेसिटी। और आपने देखा होगा कि जो हमारी जो नौजवान है ख़ास तौर पे, वो बहुत ज़्यादा जो है ना सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया उनका। बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए ग्राउंड्स में नहीं जा रहे, वॉक नहीं कर रहे, जिम में नहीं जा रहे, जिसकी वजह से जो है बॉडी में जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से लोग डायबिटीज़ टाइप 2 का शिकार हो रहे हैं। ये पहली वजह है मोटापा। ठीक है। दूसरी बड़ी वजह है सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल का मतलब ये है कि आजकल जितनी मॉडर्नाइज़ेशन हो गई है, हम लोग डिजिटलाइज़ होते जा रहे हैं, आहिस्ता-आहिस्ता डिजिटल वर्ल्ड होता जा रहा है ये। हाँ जी। उसकी वजह से क्या हुआ है कि हम लोगों की सारी चीज़ें जो हैं एक छोटे से सेल फ़ोन में आ गई। ऐसे ही है। ठीक है जी? बैंक अकाउंट्स यहाँ आ गए, ऑफ़िसेज़ यहाँ आ गए, काम यहाँ आ गए। तो अब ये लेके हम बैठते हैं कुर्सी पे और काम करते रहते हैं। घंटों गुज़र जाते हैं, हम नहीं उठते। यहीं से शुरू, यहीं पे खत्म। यहीं पे शुरू, यहीं से शुरू, यहीं पे ख़त्म। इसकी वजह से क्या हो रहा है? वेट में इज़ाफ़ा हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है और इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ टाइप 2 के केसेस में इज़ाफ़ा हो रहा है। ये दूसरी बड़ी वजह है जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हमने बिल्कुल अपना लिया है। एक्सरसाइज़ को निकाल दिया है, चलना-फिरना, मुशक्क़त बिल्कुल ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से शुगर हो रही है। अच्छा, तीसरी बड़ी वजह है स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन। और जो इस स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं लोग। तो ये 3 बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में शुगर के केसेस में इजाफा हो रहा है। और प्राइम रीज़न इसमें तीनों में कौन-सी है? इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी रीज़न जो है, जो कि ऑगमेंट करती है मोटापे को, वो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है। ओके। अगर आप सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल को छोड़कर अपने वज़न को कंट्रोल कर लें, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि लोगों को तो पता ही नहीं है कि उन्हें शुगर है। 10-10 साल बाद जाके पता चल रहा है, 15 साल बाद जाके पता चल रहा है और किसी को होने वाली उसको भी नहीं पता, जिसको है उसको भी नहीं पता। तो कैसे पता चलेगा कि एक बंदे को शुगर है? देखिए, ये जो पता ना चलने वाली बात है ना, ये बड़ी डेंजरस है। पता है क्या? अगर किसी को पता चल जाए बीमारी है, तो ज़ाहिर है टाइमली डायग्नोसिस हो जाती है, इलाज शुरू हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन से बंदा बच जाता है। किसी चीज़ का जिसको पता ही नहीं है किसी को, तो ज़ाहिर है उसके बारे में वो तदारुक क्या करेगा? जी। वो कैसे उसके खिलाफ लड़ेगा? उसको पता ही नहीं है। अब ये ना पता होने वाली बात ये है कि देखिए, आपने सुना होगा क्लासिकल टिपिकल जो सिम्पटम्स होते हैं डायबिटीज़ का, आपको पता ही होगा कि जब शुगर होती है तो क्या होता है? बंदे को प्यास ज़्यादा लगती है, बंदे को पेशाब ज़्यादा आता है, बंदे का वज़न बहुत तेज़ी से कम हो जाता है, तो पता चल जाता है यार शुगर होगी। तो अक्सर को ये सिम्पटम्स पता है ठीक और है। अवेयरनेस हम भी करते रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सिम्पटम्स जो हैं, क्लासिकल सिम्पटम्स जो हैं, हुँ। टिपिकल सिम्पटम्स हैं, इनके बारे में लोगों को आइडिया है कि अगर आप पेशाब ज़्यादा आ रहा है, बार-बार आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो शुगर चेक कराओ। हुँ। आपको प्यास ज़्यादा लग रही है, बार-बार आप पानी पी रहे हैं, प्यास बुझ नहीं रही, शुगर चेक कराओ। ओके। वज़न तेज़ी से कम हो रहा है, शुगर चेक कराओ। तो ये इसका सबको आइडिया है। अच्छा, वज़न कम होने से भी? तेज़ी से कम होने की भी ओके। बुनियादी वजह जो शुगर है। लेकिन ये जो सिम्पटम्स हैं, ये क्लासिकल सिम्पटम्स हैं। इसका आइडिया सबको है और लोग चेक करा लेते हैं। लेकिन आजकल जो केसेस बढ़ रहे हैं और लोगों को पता नहीं चल रहा शुगर है, लेकिन उनको पता नहीं है, वो ये है कि आजकल जो डायबिटीज़ हो रही है, वो मोटापे की वजह से हो रही है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की वजह से हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है। अब इस तरह की जो डायबिटीज़ है, जो हो रही है, उसमें सिम्पटम्स नहीं होते, क्योंकि बीटा सेल्स और जो पैनक्रियाज़ है वो काम कर रहा होता है, बल्कि कई केसेस में ज़्यादा काम कर रहा होता है। उसकी वजह से जो जो पॉलीयूरिया है, यानी पेशाब का ज़्यादा आना है या प्यास ज़्यादा लगना है, जिसको हम पॉलीडिप्सिया कहते हैं, ये चीज़ नहीं आती। जब बॉडी में इंसुलिन बनती है, ज़्यादा बनती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो ये जो क्लासिकल सिम्पटम्स ये नहीं होते। तो जब ये नहीं होते, तो इंसान समझता है कि यार मुझे शुगर, मुझे कैसे हो सकती है? मुझे तो कुछ है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। ना मैं पेशाब मुझे ज़्यादा आ रहा है, ना मुझे प्यास ज़्यादा लग रही है, ना मेरा वज़न कम हो रहा है, बल्कि मेरा वज़न तो ज़्यादा हो रहा है। मैं तो जनाब पहलवान हूँ। अब ये जो पहलवानशिप जो है ना, ये जो गलतफ़हमी है ना कि जी मैं तो पहलवान हूँ और मुझे कुछ हो नहीं रहा, इसकी वजह से जो है डायग्नोसिस लेट हो जाती ओके। है। लोग स्क्रीन नहीं कर पा रहे। हुँ। जब लोग स्क्रीनिंग नहीं करते, चलती रहती है, तो जब स्क्रीन होता है तो पता चलता है ओह! कॉम्प्लिकेशंस हो गई, साथ ब्लड प्रेशर भी हो गया,
साथ हार्ट का प्रॉब्लम भी हो गया, साथ जो है वो किडनीज के ऊपर भी प्रॉब्लम आ गया। क्यों? कि शुगर पता ही नहीं थी लेकिन क्योंकि हम अपने आप को फिट समझ रहे थे, सिम्टम्स थे नहीं, हमने चेकअप कराया नहीं, स्क्रीनिंग हुई। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि स्क्रीनिंग होनी चाहिए। राइट। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपका वज़न ज़्यादा है, आपका बैठे रहने का लाइफ़स्टाइल है, आप उठते नहीं हैं, चलते नहीं हैं, स्ट्रेसफुल ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, नींद भी कम आ रही है, तो फ़ौरन शुगर चेक कराएँ। टाइमली डायग्नोसिस हो जाए तो फिर इसका इलाज भी टाइमली हो सकता है, अच्छा इलाज हो सकता है, प्लस आप कॉम्प्लिकेशन से, पेचीदगियों से बच सकते हैं। ठीक है। अब अगर विरासती ये है भी और कुछ जगहों पर विरासती नहीं भी है, लेकिन लोगों को हो जाती है, मिसाल के तौर, अगर किसी बंदे को अभी शुगर नहीं हुई, क्या वो बच सकता है इससे पहले देखिए कि अगर होनी है? नहीं, देखिए अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, हम्म, तो फैमिली हिस्ट्री के वजह कि मतलब ये मतलब नहीं है कि आपको होनी है। देखें आप बच सकते हैं ना, आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री है, तो आप अपना वज़न कम रखें, उसको अंडर चेक रखें, ठीक है? आप सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की बजाय आप रोज़ाना रूटीन में कोई जिम डाल लें, कोई एक्सरसाइज़ कर लें, कोई स्पोर्ट्स खेल लें, कोई बैडमिंटन खेल लें, कोई क्रिकेट खेल लें, कोई फुटबॉल खेल मतलब कोई आधे पौने घंटे की एक्सरसाइज आप डेली रूटीन में शामिल कर लें। जैसे आपने ऑफिस में जाना ही है ना, रूटीन की लाइफ है। तो इसी तरह एक्सरसाइज को, फिजिकल एक्टिविटी को अपनी रूटीन में शामिल कर लें। थोड़ा सा मुश्किल होगा टाइम निकालना, लेकिन जब रूटीन एडजस्ट हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी, तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो जब आप ये चीज़ें करते हैं, अपने वजन को चेक में रखते हैं और फिजिकल एक्टिव रहते हैं, डाइट अच्छी रखते हैं, बैलेंस डाइट रखते हैं और शुगरी चीज़ों से मतलब बचते हैं, तो फिर बेशक फैमिली में हो, आपको नहीं होगी। ओके। जी, जी। ठीक तो ठीक। आपको इन 4-5 आदतों को अपना के अच्छी लाइफ़, अच्छी डाइट, अच्छी फिज़िकली एक्टिव लाइफ़, स्ट्रेस को ज़रा ज़िंदगी से निकालें और अपने वेट को जो है वो बढ़ने ना दें, अपने आप को स्मार्ट रखें, तो फिर आपको नहीं होगी डायबिटीज़। डाइट की बात करते हैं आप। जी, जी। अ, अक्सर तो लोग इस वजह से वो डाइट प्लान को फॉलो नहीं करते क्योंकि डॉक्टर साहब ने सब कुछ हटा बंद कर देता है। रोटी नहीं खानी, फिर क्या खाना है? चावल नहीं खाने, फिर क्या खाना है? चीनी नहीं खानी, नान नहीं खाने। सर फिर खाना क्या है? नहीं, नहीं, नहीं। अगर सब कुछ खा खा के ही बंद करना है, तो फिर तो मतलब आप कर लें बंद, उसमें शुगर नहीं होगी, आपकी नहीं हुँ, बढ़ेगी, क्योंकि जब कुछ खा ही नहीं रहे, तो क्या होगा? अब मैं बात थोड़ी-सी वो कर रहा हूँ अनएथिकल, मतलब मुर्दा है, हाँ जी। मरा हुआ है, शुगर चेक करें नॉर्मल। कुछ नहीं जा रहा ना बॉडी में, कुछ जा ही नहीं रहा बॉडी में, तो फिर शुगर कैसे बढ़ेगी? तो लिहाज़ा जो मेडिकल साइंस है, हुँ, उसका कमाल ही यही है कि वो आपको नेचुरल चीज़ों से, कुदरती ग़िज़ाओं से मना नहीं करती। आप रोटी भी खाएँ, आप चावल भी खाएँ, आपकी शुगर तब भी कंट्रोल रहेगी। मेडिसिन्स का, प्रॉपर इलाज का फ़ायदा यही है कि आप हर नेमत को अपने ऊपर बंद ना करें। ठीक। आप अल्लाह की दी हुई हर नेमत से फ़ायदा उठाएँ, उसको एन्जॉय करें, अपनी शुगर को कंट्रोल करें और ये सब मुमकिन है 3 चीज़ों की कॉम्बिनेशन, 3 थिंग्स की कॉम्बिनेशन से ये चीज़ मुमकिन है कि आप हर चीज़ को एन्जॉय भी कर सकते हैं, तब भी आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपको पेचीदगियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़ है प्रॉपर डोज़ में राइट मेडिकेशन राइट टाइम पे आप लें, ओके। एक्सपर्ट डॉक्टर से राब्ते में रहें, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ है बैलेंस डाइट, जिसमें कार्ब्स भी हों, जिसमें प्रोटीन भी हो, जिसमें फैट्स भी हों, जिसमें वेजिटेबल्स भी हों, जिसमें फ्रूट्स भी हों। एक बैलेंस डाइट आप लें। वो आपको एक अच्छा माहिर ग़ज़ाइयत। ग़ज़ाइयत, डायटीशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर आपको बता सकता है। और तीसरी चीज़ क्या है? फिज़िकली एक्टिव लाइफ़स्टाइल। आप लाइफ़ को जो है वो इतना ज़्यादा बिज़ी ना करें कि आपको आधा घंटा भी वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज़ करने के लिए ना मिले। आप अपनी 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 जान पे भी तो कुछ खर्च करें ना। बिल्कुल। अपने ऊपर भी कुछ खर्च करें, कोई टाइम थोड़ा-सा अपने लिए भी निकालें। हुँ, जितना टाइम आप अपने ऑफिस के लिए निकालते हैं, जितना अपने काम के लिए निकालते हैं, जितने अपनी फैमिली के निकालते हैं, तो आप थोड़ा-सा अपना आधा घंटा नहीं निकाल सके रोटी 24 घंटे हैं, उसमें आधा घंटा आप अपने आप को दें, जिम जॉइन करें, कोई वॉक करें, कोई खेल खेलें, ताकि जिसकी वजह से आपका जो है वो 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा और आपकी शुगर चाहे जितनी भी ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है, वो कंट्रोल हो जाएगी और आपको रोटी-चावल नहीं छोड़ने पड़ेंगे, ठीक आपको है। नेमतें नहीं छोड़नी पड़ेंगी। आपको हर चीज़ खाते हुए आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ख़्याल ये भी है लोगों का कि ये एक ग़ज़ाई बीमारी है, ठीक है? लेकिन डॉक्टरों ने दवाइयों पे लगा दिया है। ये ग़ज़ा से कंट्रोल हो सकती है? कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हमने 10-10, 12-12, 18-18 साल दवाइयाँ खाई हैं, बाद में पता चला इन दवाइयों की ज़रूरत नहीं थी।
दवाई एक दवाई से शुरू हुए, एंड पे 8-9 दवाइयाँ, दीगर बीमारियाँ भी उसमें आ गई। तो क्या ये ग़िज़ा से ही कंट्रोल हो सकती है या दवाई खाना लाज़मी है इसमें? देखिए, पहली जो चीज़ है ना, इस ग़िज़ाई बीमारी की जो टर्म है ना, ये आजकल सोशल मीडिया में आई हुई है, ठीक है ना? अच्छा, और इस ग़िज़ाई बीमारी का ताल्लुक साइंस से बिल्कुल नहीं है। मेडिकल साइंस में ये न्यूट्रिशनस बीमारी या डाइटरी बीमारी नहीं है। इट्स अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि आप जो कुछ खाते हैं, बॉडी में ज़ाहिर है वो हज़म होकर तो ग्लूकोज़ बनाती है, और ग्लूकोज़ को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ने एक हार्मोनल सिस्टम बनाया हुआ है, जिसको मैंने अभी ज़िक्र भी किया कि पैनक्रियाज़ से इंसुलिन बनती है, वो शुगर लेवल कंट्रोल करती है। तो जो सारा प्रोसेस है खाने का, हज़म होने का और फिर ग्लूकोज़ बनने का, ग्लूकोज़ कंट्रोल होने का, इस सारे को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसमें जो डिफेक्ट आता है, वो आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, ठीक। इंसुलिन की प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन नहीं है तो टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाएगी। प्रोडक्शन है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन बन रही है लेकिन काम नहीं कर रही, ज़्यादा भी बन रही है लेकिन काम नहीं कर रही, तो फिर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो ग़िज़ा कहाँ पे? कहीं नहीं। ये जो टर्म है ग़िज़ाई बीमारी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ चंद अनप्रोफ़ेशनल लोग जो डॉक्टर्स नहीं हैं, जिन्होंने कभी मेडिकल की किताब तक नहीं पढ़ी, जिन्होंने कभी मेडिकल साइंस को देखा तक नहीं है, पढ़ा तक नहीं है, वो ये लोग कह रहे हैं अपने कारोबारी मुफ़ाद के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए कि चलो जो गरीब या अनअवेयर या अनएजुकेटेड लोग हैं, वो हमारे झांसे में आ जाएँ, तो हम थोड़े से पैसे बना लें। ये टर्म उन लोगों की तरफ से आई है, जिसको कहते हैं ग़िज़ाई बीमारी। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया कि शुगर कंट्रोल करने के लिए ग़िज़ा भी ज़रूरी है, बैलेंस डाइट मैंने ज़िक्र किया, जी, वो भी ज़रूरी है, लेकिन साथ दवा भी मेडिकेशन। और साथ फ़िज़िकल एक्टिव भी, एक्सरसाइज़ भी। तीनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन से कंट्रोल कीजिए। अगर इन तीनों चीज़ों में से मैं कहूँ कि किसी एक चीज़ का सहारा ले लिया जाए कि जी यार दवाई को छोड़ो, डाइट को छोड़, सिर्फ़ फ़िज़िकली एक्टिव हो जाओ, कंट्रोल कर लो, नहीं। अगर मैं कहूँ कि नहीं, आप एक्सरसाइज़ को भी छोड़ो, आप मेडिसिन को भी छोड़ो, सिर्फ़ डाइट को पकड़ लो, नहीं। अगर मैं कहूँ कि जी सिर्फ़ मेडिसिन को पकड़ो, एक्सरसाइज़ को भी छोड़ो, डाइट को भी छोड़ो, तो कंट्रोल हो जाएगी, नहीं। किसी एक चीज़ को जो है ना वो इसके कंट्रोल के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। ये तीनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन से ही इसका इलाज मुमकिन है। अगर कोई आपको कहता है कि इस चीज़ को ले लो, किसी एक चीज़ को पकड़ लो, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो, तो वो गलत कह रहा है। वो आपको गलत गाइड कर रहा है। उसके पीछे कोई और उसका अपना कोई मफ़ाद है जो कि उसके किसी फाइनेंशियल बेनिफिट के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसके कहने में ना आए, प्रॉपर डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से, प्रोफेशनल बंदे से जो इस फील्ड का माहिर है, उससे इलाज करवाएँ। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अगर ये देखा जाए, आपके पास भी बड़े पेशेंट्स आते होंगे और वो कहते होंगे डॉक्टर साहब हमारी दवाइयाँ छुड़वा दें हमारे से। कुछ ऐसा काम करें, बताएं, हम कुछ और कर लेंगे लेकिन दवाइयाँ नहीं खा सकते हम। क्योंकि देखिए दवाइयाँ एक लंबे अरसे के लिए आपने पूरी ज़िंदगी खानी है। वो भी तो एक प्रेशर है ना बंदे पर कि मुझे ये है और मैं उसके लिए दवाइयाँ खा रहा हूँ। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आता है। दवाइयाँ छूट सकती हैं? देखिए, दवाइयाँ छूटने से मुराद आपका ये है कि दवाइयाँ के बगैर कंट्रोल किया जा सके, अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है। देखिए, दवाइयाँ इसमें दवाइयों डायबिटीज़ के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। हुँ, इसमें जो प्री डायबिटीज़ है ना, जिसको हम बॉर्डर लाइन शुगर या प्री डायबिटीज़ या ग्लूकोज़ इंटॉलरेंस कहते हैं, वो तो बगैर दवाई के इलाज उसका मुमकिन है, वो 100% उसमें क्योर भी हो जाता है। हुँ, लेकिन जहाँ तक मैंने ज़िक्र किया टाइप 1 का और टाइप 2 डायबिटीज़ का, इसमें जो है अगर फ़र्ज़ करें किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है और उसको हम कहें कि यार आप दवाइयाँ छोड़ें यार, बगैर दवाई के इंसुलिन छोड़ें आप, तो ये तो लाइफ़ थ्रेटनिंग है, वो तो मर ओहो! जाएगा 1 महीने के अंदर। हुँ, अगर आप उसकी दवा जो इंसुलिन है, एक टाइप 1 डायबिटिक की बंद कर देंगे, तो विदिन अ मंथ और 2 उसकी डेथ हो जाएगी। ओए होए! तो इट्स अ लाइफ़ सेविंग ड्रग। तो आप लाइफ़ सेविंग ड्रग को आप कैसे छुड़वा सकते हैं? ठीक है, एक चीज़। दूसरा ये कि अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है और वो दवाइयों पे है, तो उसको आप कुछ अरसे के लिए तो दवाइयाँ बंद करा के कंट्रोल कर सकते हैं। तरीका ये, जैसे आजकल वो सो सोशल मीडिया पे जो हाइप क्रिएट हुई हुई है कि आप रोटी छोड़ दें, चावल छोड़ दें, खाना-पीना बंद कर दें, सिर्फ़ गोश्त ही गोश्त खाएँ। जी, जी, जैसे फैट ही प्रोटीन लें। फैट लें, ठीक है जी? ठीक है? तो आप ये तो क्या होगा? 2-3 महीने में आपका शुगर लेवल तो डाउन हो जाएगा। ज़ाहिर है जब कार्ब्स आप में जा ही नहीं रहे, ग्लूकोज़ बन ही नहीं रहा, तो कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल हो हो जाएगा। जाएगा। लेकिन क्या होगा कि 2-3 महीने बाद आप इस हद तक पिघल चुके होंगे कि ना आपसे दफ़्तर का काम होगा, ना आपसे मेंटल वर्क होगा। मेरे पास कई पेशेंट ऐसी स्टेटमेंट्स का शिकार होकर आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, ठीक है? कभी किसी की हड्डियाँ निकली होती हैं, किसी से चला नहीं जा रहा होता, कोई डिप्रेशन का शिकार होके इस हद तक डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो कहते हैं कि यार मैं खुदकुशी करता हूँ।
इस तरह इस हद तक डिप्रेशन में चले जाते हैं, इस रोटी चावल को छोड़ के दवाइयां बंद करा के। क्यों, क्या होता है, शुगर लेवल डाउन होता है। अब जब डाउन होता है तो वीकनेस आती है, दवाइयां बंद होती हैं, खुराक बंद होती है, कार्ब्स ले नहीं रहे होते, तो होता ये कि चंद माह में शुगर तो कंट्रोल हो जाती है, लेकिन मेंटल वीकनेस और फिजिकल वीकनेस इस हद तक आ जाती है कि पेशेंट कहता है अब मुझे कुछ दो। अब जब दवाइयां तो बंद है, जब वो कुछ लेता है कार्ब्स, तो क्या होता है, शुगर स्पाइक करती है। तो जब शुगर स्पाइक करती है 500-600 तक जाती है तो हमारे पास आते हैं। जब हम टेस्ट कराते हैं तो पता ये चलता है कि जो स्पाइक्स चल रही थी, जब बहुत अरसे बाद जब कार्ब शुरू किए कुछ अरसे बाद, तो स्पाइक हुई, स्पाइक ने उसके किडनी भी उड़ा दी, उसको हार्ट का प्रॉब्लम पैदा कर दिया, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसको फैटी लिवर हो गया। तो एक चीज से बचने की खातर, एक मेडिसिन से बचने की खातर आप एक गोली से बच रहे हैं, वो आपको बाद में 4-4 गोलियों 5-5 गोलियों पे डाल रही है। तो क्या ये चीज फायदे की है? अच्छा, ये जो आजकल सोशल मीडिया पे भी चला है, बड़े बड़े फार्मूलाज आए हुए हैं, जीपीएस फार्मूला चल रहा है, 90 डेज 30 डेज चैलेंज चल रहा है, इससे कोई फर्क पड़ जाता है? देखिए, ये भी वही अनएथिकल जो ट्रीटमेंट चल रही है ना, कि सब कुछ छुड़ा के और ये सब कुछ बंद करके आप अगर कर, देखिए मैं आपको एक बात करूं कि मेडिकल साइंस जो है उसका फ़ायदा तब है कि आप ज़िंदगी की अल्लाह की दी हुई सारी नेमतों को एंजॉय करें, फिर भी आपकी शुगर ना बढ़े, कंट्रोल में रहे। तो मेडिकल साइंस तो ये होनी चाहिए ना। ये कौन सी साइंस है कि सब कुछ बंद कर दो? भाई सब कुछ बंद कर दो तो फिर तो ज़ाहिर है शुगर नहीं बढ़ेगी ना। मेडिकल साइंस का फ़ायदा तब है कि आप ज़िंदगी की हर चीज़ एंजॉय करें, उसको पोर्शन साइज़ पे कंट्रोल करके, फिज़िकली एक्टिव लाइफ़स्टाइल करके, कुछ चंद अद्वियात को इस्तेमाल करके आप ज़िंदगी की हर, मेरे हज़ारों पेशेंट्स हैं, जब उनकी डायबिटीज़ हुई थी सालों पहले, तो वो मैरिड भी नहीं थे। अब वो आजकल 2-2 3-3 बच्चों के बाप हैं, सीईओज़ हैं बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की। क्या किया है? उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट ली है, लाइफ़स्टाइल अपनाया है, अपनी शुगर को कंट्रोल में रखा है और आज वो एक सक्सेसफुल लाइफ़ गुज़ार रहे हैं। कई ऐसे लोगों से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं जो कि नॉर्मल हैं, जिनको डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन डायबिटिक होते हुए, वसीम अकरम की मिसाल आपके सामने। हाँ जी। इंसुलिन लगा के वो टाइप 1 डायबिटिक है, बचपन में हुई शुगर, इंसुलिन लगा के टीम में आया, इंसुलिन लगा के वर्ल्ड कप जिताया, इंसुलिन लगा के आजकल टॉप मॉडल बना हुआ है, इंसुलिन लगा के आजकल टॉप कमेंटेटर है, होस्ट है। अब इससे बड़ी मिसाल हो सकती है? क्यों? उसने क्या सब कुछ छोड़ दिया? दवाइयाँ छोड़ दी, कार्ब छोड़ दिए, ठीक है? तो आप ये देखें ना, इस बात से अब मेडिकल साइंस का फ़ायदा तब है जब आप अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतों से को एन्जॉय करें, तब भी शुगर कंट्रोल में रखें। ये जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं, कौन-सा फ़ॉर्मूला और ये छोड़ दो और वो छोड़ दो, ये सब आपको एक अंधे कुएँ की तरफ लेके जाती हैं, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस ही कॉम्प्लिकेशन है। सही। ये थोड़े से अरसे के लिए आपको कंट्रोल तो कर लेंगी, लेकिन जब जैसे ही आप कार्ब शुरू करेंगे, तो आपको कॉम्प्लिकेशंस भी मिलेंगी, आपको हाइपरग्लाइसीमिया भी मिलेगा और आप शुगर के साथ-साथ कई और बीमारियों की दवाइयाँ भी आपको लेनी पड़ेंगी। तो सही। एक आध दवाई पे आ जाएँ, राइट। बहुत सारी दवाइयों से बच जाएँगे। राइट। अभी आपने मुझे एग्जांपल दी एक बंदे की जिसकी शादी से पहले उसको डायग्नोज हुई थी, उसके बाद उसको वो माशाल्लाह उसके बच्चे भी हैं। हम आम एक ख्याल ये है कि जिसको शुगर हो जाती है उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो किल हो जाती है। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर आपको शुगर है और आपकी शुगर कंट्रोल्ड नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, तो सिर्फ़ थोड़े से अरसे की नहीं, काफ़ी अरसे तक आपने इसका ख़्याल ही नहीं रखा, आपने इसको कंट्रोल नहीं रखा, सही तरह से इलाज नहीं करवाया, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो अज़दवाजी मसाइल हैं वो आ जाते हैं, सेक्सुअल वीकनेसेस हो जाती हैं, जिसको हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं, वो आ जाता है। लेकिन वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। आप शुगर कंट्रोल करें, एक्सरसाइज़ पे आएँ, चंद एक अद्वियात होती हैं, बिल्कुल ठीक हो जाती है प्रॉब्लम। मेरे कई पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आए तो शुगर अनकंट्रोल होने की वजह से ये चीज़ें थी, ये वीकनेसेस थी उनको, ईडी था, लेकिन वो प्रॉपर इलाज के साथ, लाइफ़स्टाइल के साथ, प्रॉपर दवाइयों के साथ वो ठीक हो गए। आजकल मैं 3-3 4-4 बच्चों के वो वालिदैन हैं और प्रॉपर मतलब अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय कर रहे हैं, उनको कोई वीकनेस नहीं। तो ये गलतफ़हमी है कि जी हर किसी को होती है, हर किसी को नहीं होती। ठीक। जो कंट्रोल नहीं करता उसको ये वीकनेस होती है और ये वीकनेस कोई लाइलाज नहीं होती, इसका इलाज मुमकिन है। राइट। एक आपने भी देखा होगा अपनी फैमिली में, हमने भी देखा है, जहाँ पे भी जाते हैं लोग टका के पहले खाना खाते हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, बड़े-बड़े नान खाते हैं, ठीक है, हलवा पूरी खाते हैं। उसके बाद अगर मीठा भी उन्होंने खाना हो तो वो खा लेते हैं और एंड पे कहते हैं कि जी चाय में चीनी नहीं डालनी। चाय में चीनी नहीं डालनी, बिल्कुल सही है। चाय फीकी पीता हूँ मैं। चाय में चीनी डालनी, ये तो बड़ा एक मैं
ये तो अब छेड़ बन जाएगी कि चाय में चीनी डालनी। भाई ये मिथ है। भाई अगर आप जो है ना, आप चाय में चीनी डाल लें, आप ये जो मुरगन, ये पूड़ी हलवे जो हैं, ये सिरिपाए जो हैं, हाँ ये जो नान है, ये रोगड़ी नान जो हैं, ये छोड़ें। असल चीज़ तो यहाँ पे ये जो बिरयानी है आपने शुरू की हुई है, ये छोड़ें अगर आप डायबिटिक हैं, ठीक है ना। ये क्या कि आप अगर 1 चम्मच चाय में नहीं चीनी नहीं डालेंगे और साथ आप 2-2 नान खा रहे हैं, पूड़ी हलवा खा रहे हैं और हलवे के हलवे खा रहे हैं, प्लेटों प्लेटें खत्म कर रहे हैं, और आप समझते हैं कि जी मैंने जो है वो मैंने चाय में चीनी रन कर दी तो मैंने सब कुछ कर दिया। दिल की तसल्ली तो हो जाती है ना ऐसे। दिल की तसल्ली हो सकती है लेकिन शुगर की तसल्ली नहीं होती। चलें थोड़ी सी रियायत करें, उसमें गुड़ डालने की इजाजत दें, शक्कर डालने की इजाजत दें, शहद डालने की इजाजत, कुछ तो दें इजाजत डॉक्टर साहब। नहीं, इजाजत बिल्कुल है, इजाजत बिल्कुल है। आप शुगर भी ले सकते हैं, आप गुड़ शक्कर ले सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त क्या है? उसकी शर्त यह है कि आप अपना शुगर लेवल कंट्रोल करें। आपका जब शुगर लेवल कंट्रोल होता है तो उसके साथ आपका शुगर लेवल हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ जाता है। कभी कभी आपको लो शुगर के अटैक्स आते हैं जो कि कोई इतने अनहेल्दी नहीं होते। 70-80 पे आपका शुगर लेवल आता है जो कि नॉर्मल लेवल है, 80-85, जो कि इतना ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया नहीं। इस पे लोगों को वीकनेस आती है। आप जब आपका शुगर लेवल 80 तक आ रहा है, 90 तक आ रहा है, तो आप गुड़ ले सकते हैं चाय में, आप शक्कर भी ले सकते हैं, आप थोड़ा सा स्वीट भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है। क्या आपको शुगर लेवल कंट्रोल में लाना पड़ता है, अपनी डायबिटीज़ के जो आपके टारगेट्स हैं उसको अचीव करना पड़ता है। फिर आपको इजाज़त होती है कि थोड़ा बहुत मीठा भी आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ये ना करें कि आपकी 400 तक शुगर पहुंची हुई और आप कह रहे हैं कि मुझे इजाज़त दे दें चाय में चीनी डालने की या शक्कर यूज़ करने की। ऐसा नहीं है। और एक बात और मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से, कि चीनी, शक्कर, गुड़ सारी एक ही फैमिली है, सब कजन्स हैं। अगर आप जो नुकसान आपको सफ़ेद चीनी देती है, क्योंकि लोगों में ये गलतफहमी पाई जाती है कि यार मैं चीनी नहीं लेता, मैं डायबिटिक हूँ लेकिन मैं गुड़ लेता हूँ, या मैं शक्कर लेता हूँ, ये कुदरती मीठा है इससे नुकसान नहीं, शहद लेता हूँ ये कुदरती मीठा है इससे नुकसान नहीं। जी बिल्कुल नुकसान होता है। जितनी आर्टिफिशियल सफ़ेद चीनी जितना नुकसान करती है उतना गुड़ भी करता है, उतना शक्कर भी करता है, उतना शहद भी करता है, अगर आप डायबिटिक हैं और आपका अनकंट्रोल। तो लिहाजा आप इन तीनों चारों चीज़ों से, मीठों से परहेज करें। अगर आप डायबिटिक हैं कभी कभी आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त वही है कि अपना शुगर लेवल पहले कंट्रोल करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब चूंकि खाने पे हम कुछ बात कर रहे हैं, खाने पीने पे, तो खानों के दरमियान वक्फा कितना होना चाहिए? क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी लोग, अभी अगर फॉर एग्जांपल शाम के 4 बजे हैं तो लोग तो उठे होंगे 12-1 बजे, उन्होंने नाश्ता किया, फिर 2-2:30 बजे आपको पता है लंच का टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद रात का 8-9 बजे हो जाता है, और उसके बाद रात लेट नाइट क्रेविंग भी होती है, 12-1 बजे भी कुछ खाना होता है। तो ये जो बेतरतीबी सिस्टम चल रहा है हमारा, खाने के दरमियान वक्फा कितना होना चाहिए और दिन भर हमें क्या कुछ खाना चाहिए? देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपने उठाया, और मैं खुद बात करना चाह रहा था इस बात पे। देखें ये जो इसको जो गैर ज़रूरी मंचिंग है नहीं, इसे कहते हैं मंचिंग। कि जी जनाब अभी नाश्ता करके आए ऑफिस में, जनाब मीटिंग आ गई, मीटिंग में जनाब चाय आ गई, साथ बिस्किट भी आ गए, चाहे केक रस भी आ गए, ले लिए उसे। थोड़ी देर बाद ओहो लंच का टाइम हो गया, ठीक है खाने के लिए चले गए, लंच हो गया, लंच लिया, साथ ही जो है नमाज का वक्फा हुआ, नमाज के वक्फे के बाद एक मीटिंग और आ गई, चंद मेहमान आ गए, दोस्त यार आ गए, उनके साथ जनाब आपने बर्गर्स भी मंगवा लिए, आपने जनाब फ्रेंच फ्राइज भी मंगवा लिए, आपने बिस्किट भी मंगवा लिए, चाय के साथ वो चल रहा। ठीक है, चाय ये अब मीटिंग के बाद ये हुआ, ओहो अब तो चाय का टाइम आ गया जी, शाम की चाय आ गई, शाम की चाय आ गई, उसके साथ भी खाना पीने चले। ये जो है ना, ये 3 खानों के बजाय 6-7 खाने बन गए आपके दिन के। इसकी वजह से देखिए जो डायबिटिक पेशेंट को नुकसान तो है ही है, जो आम आदमी है जिसको शुगर नहीं है उसके लिए भी ये इस किस्म की बेतरतीबी नुकसानदेह क्या करेगी। वो आपकी बॉडी में आपको तो पहले कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगी, आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाएगी, उसकी वजह से आपको फैटी लिवर डिजीज हो जाएगी। फैटी लिवर डिजीज इतनी खतरनाक बीमारी है कि अगर वो डायग्नोज ना हो और वो चलती रहे, उसकी वजह से आपका लिवर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, आप लिवर फेलियर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ करेगी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, फैटी लिवर की वजह से आपको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, आपका बीपी हाई रहने का खतरा बढ़ जाता है, आपको स्ट्रोक का, फालिज का खतरा बढ़ जाता है, आपको मोटापे का खतरा बढ़ जाता है, आपको शुगर होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आम आदमी है, आपको शुगर नहीं है, तो इस किस्म की मंचिंग जो है, गैर जो सेहतमंद ग़िज़ाएँ हैं, जो खाने की हैबिट्स हैं, इससे आप, चाहे आपको शुगर नहीं है, आप इससे बचें। आप 3 खाने के बजाय 2 खानों पे आएँ। जो हेल्दी लाइफ़स्टाइल है, जो हमारे आबाओ अजदाद थे या जो हमारे सहाबा कराम थे, वो उनकी जो ज़िंदगी आप देखें कितनी सेहतमंद ज़िंदगी थी। वो सिर्फ़ 2 खाने खाते थे। बादशाहों वाला नाश्ता करते थे, टैट ज़बरदस्त किस्म का, ठीक है जी, और फिर लंच कोई नहीं, मगरिब के अराउंड खाना, रात का डिनर। अर्ली खाना खाएँ, डिनर ठीक है, प्रॉपर खाएँ, पेट भर के खाएँ,
फिर मगरिब की नमाज, इशा की नमाज 2-4 घंटे गुजारे, फिर बेड पे आए। ओके। ठीक है, ये तो 2 मील वाला सिस्टम है। ये वो सिस्टम है जो कि डायबिटिक्स को भी फॉलो करना चाहिए और नॉर्मल लोगों को भी फॉलो करनी। इससे ना सिर्फ आपका वजन कंट्रोल में रहता है, बॉडी में कई तरह की जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कम होता है, फैटी लिवर से जान छूटती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जान छूटती है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से जान छूटती है। 2 मील्स पे आएं, अर्ली डिनर लें मगरिब के अराउंड, सुबह का ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता खाएं, फिजिकली एक्टिव रहें, कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब रात 12 बजे जो भूख लगती है उसका क्या करना है? उसका क्या करना है? देखिए, रात अगर अगर आप टाइम पे सोएंगे ना, अगर आप इशा पढ़ के सो जाएं, ये भूख उनको लगती है जो कि अब खाना खा के तो अब मोबाइल पे बैठ गए, स्क्रॉलिंग चल रही है, रीलें चल रही हैं, मीडिया देखा जा रहा है, ड्रामे चल मोबाइल पे रहे हैं, ड्रामे चल रहे मूवीज चल रही हैं, हैं। न्यूज़ चल रही है। ये अनहेल्दी प्रैक्टिसेस है, इसकी वजह से आपकी भूख लगती है, क्योंकि आप रील देखते हुए आपको टेंशन भी होती है, कुछ ऐसी चीजें भी आप देख रहे होते हैं जो आप नहीं चाहते कि मैं देखूं, वो आपको स्ट्रेस में डालती। स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल निकलता है, कॉर्टिसोल आपके भूख के सिस्टम को खराब करता है, आपको भूख लगवाता है, उससे आप खाते हैं, मंचिंग करते हैं, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फिर फैटी लिवर होता है। एक चीजें जो एक दूसरे को ऑगमेंट कर रही होती है। उसका तरीका क्या है? जबरदस्त मगरिब के अराउंड खाना खाएं, मगरिब इशा की नमाज पढ़ के थोड़ा सा घंटे गुजार के, मतलब डिनर के दरमियान और बेड टाइम के दरमियान 2-2.5 घंटे का वक्फा डालें, उसके बाद सो जाएं पानी पी के। ठीक है, आप देखेंगे प्रॉपर नींद भी आएगी, स्ट्रेस भी नहीं होगा और ना आपको 11-12 बजे 1 बजे के करीब भूख लगेगी। सही। सुकून की नींद लें। अच्छा, डॉक्टर शाहिद साहब ये भी बताइएगा, बड़े लोगों को अगर शुगर है भी, उन्होंने स्टार्ट की दवाई स्टार्ट की, फिर बाद में कहते हैं मुझसे नहीं ली जाती दवाई। ठीक है, इतने वो लेजी हो गए कि साल से अब दवाई नहीं ले रहे, शुगर उनकी कॉन्स्टेंटली हाई चल रही है। तो उन लोगों को थोड़ा सा आप एडवाइस करेंगे कुछ कि वो इसको संजीदा लें? देखिए, अगर कॉन्स्टेंटली शुगर हाई रहे तो वो सिर्फ शुगर ही हाई नहीं होती, वो जिस्म में कई ऐसी बीमारियां कॉज करती है जिसको हम कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। ठीक है। टू बी मोर प्रिसाइज, ये मैक्रो और माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन को जन्म देती हैं। ये जो माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन से होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा अरसे के लिए शुगर अनकंट्रोल रहेगी तो इंसान की किडनीज फेल हो सकती हैं, उसमें अंधापन आ सकता है, वो अंधा हो सकता है, उसकी नज़र बिल्कुल जा सकती है, उसको न्यूरोपैथी की वजह से ऐसी वीकनेस हो सकती है कि उसके चलना फिरना मुश्किल हो सकता है। एक ये चीज़, प्लस उसको हार्ट अटैक हो सकता है, वो कार्डियक फेलियर में जा सकता है, उसको स्ट्रोक हो सकता है, फालिज हो सकता है, वो बेड रिडन हो सकता है। इतनी बड़ी-बड़ी कॉम्प्लिकेशंस सिर्फ़ और सिर्फ़ शुगर ना कंट्रोल करने की वजह से हो सकती हैं। आप सारी उम्र जो है ना, दवाइयों के ढेरों पे आ सकते हैं। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप शुगर कंट्रोल करें। तो ऐसे लोग जो कि अनकंट्रोल चल रही है उनकी डायबिटीज़, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको कंट्रोल करें, क्योंकि आने वाले वक़्त में इस अनकंट्रोल होने की वजह से आपके बाकी ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब बच्चों को भी हो रही है शुगर? जी, जी, बिल्कुल। बच्चों को जो होती है वो तो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। आपको पता ही होगा, मैंने बताया भी स्टार्ट में। लेकिन आजकल एक बहुत ही जो अफ़सोसनाक जो बात है वो ये हो रही है कि बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ का रुझान बढ़ रहा है। और वो क्यों हो रही है? वो बच्चों में मोटापा। बच्चों में जो मोटापा है, वज़न की ज़्यादती है, उसकी वजह से वो टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं। और इस टाइप 2 डायबिटीज़ जो बच्चों में हो रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मोटापे की वजह से। और मोटापा क्यों है? सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जिसका मैंने ज़िक्र किया। बच्चे क्या करते हैं? खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, रोटी चावल से हटकर, सब्जियों से, फ्रूट से हटकर वो किस पे आ गए? पिज़्ज़े पे आ गए। वो किस पे आ गए? पास्ता पे आ गए। वो किस पे आ गए? वो बर्गर्स पे आ गए, बर्गर्स पे आ गए। वो किस पे आ गए? फ्रेंच फ्राइज़ पे आ नगेट्स गए। पे आ गए। नगेट्स पे आ गए हैं, ब्राउनीज़ पे आ गए हैं। क्या करते हैं? ये जंक फूड खा के बैठ जाते हैं मोबाइल पकड़ के। हुँ। पेरेंट्स भी मना नहीं करते। पेरेंट्स भी कहते हैं अच्छा यार हमें टाइम मिला हुआ है, हमें तंग नहीं करे, करते रहो। ठीक है? क्या होता है? वज़न बढ़ रहा है। हुँ। वज़न बढ़ने से क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या होता है? टाइप 2 डायबिटिक हो रहे हैं बच्चे। ठीक है? तो अगर बच्चों को आप देखें, जो बच्चे हैं वो हमारी नौजवान नस्ल बनेगी आगे जाकर। उसी ने हमारे पाकिस्तान की भाग-दौड़ सँभालनी है। ऐसे अगर ही ये अनहेल्दी हो गए, ये अनहेल्दी और हो रहे हैं, ठीक है ना? हो रहे तो हैं। फिर कौन सँभालेगा पाकिस्तान को? तो लिहाज़ा मेरी आपके पॉडकास्ट के हवाले से रिक्वेस्ट है तमाम पेरेंट्स से जिनके बच्चे सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल के शिकार हैं, जंक फूड लेते हैं, वज़न बढ़ रहा है, मोटापे का शिकार हैं, अभी डायबिटीज़ नहीं है, तो प्लीज़ अवेयर हो जाएँ, अपने बच्चों को मोबाइल की बजाय ग्राउंड्स में भेजें। शाम होते ही, असर की नमाज़ पढ़ते ही बच्चों को
आप ग्राउंड्स में भेजें, जिस तरह हमारे वक्तों में हम जाया करते थे ग्राउंड्स में और तंग करते थे पेरेंट्स के, जी मुझे 1 घंटे की इजाज़त दे दे, मैं क्रिकेट खेल के आता हूँ। मुझे क्रिकेट का शौक था, लोग ऐसे। फुटबॉल खेल, तो जो भी स्पोर्ट्स आपका बच्चा चाहता है उसको खेलने के लिए ग्राउंड्स में भेजें। फुटबॉल गेम जो है मोबाइल पे नहीं, क्रिकेट मोबाइल पे नहीं, बैडमिंटन मोबाइल पे नहीं, टेनिस मोबाइल पे नहीं, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली उनको खेलने की इजाज़त दें, उनको डिफरेंट क्लब्स ज्वाइन करवाएं, उनको ग्राउंड्स में भेजें, उन क्लब्स में भेजें जहाँ पे गेम्स होती हैं, ताकि उनकी रूटीन में जो है वो एक्सरसाइज आए, स्पोर्ट्स आए। इसी की वजह से वो हेल्दी होंगे, इसी की वजह से वो इस काबिल होंगे कि वो पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना सके। ये जो बच्चों में बड़ा मोटापा जो आ रहा है, इसमें कसूर बच्चे का, पेरेंट्स का है? ये ज़्यादा- माओं का है? ज़्यादा कसूर पेरेंट्स का है, ज़्यादा कसूर माओं का, पेरेंट्स का है। वो मैं कहती है तो खाते रोटी खाता ही नहीं है, तो खाते ही बर्गर है, मैं क्या करूं, बच्चा तो खाता ही नहीं। उनके लिए आप- सबसे बड़ा मसला यही है कि बच्चा कुछ नहीं खाता। चले ये खाता तो है ना एटलीस्ट। नहीं, देखें ये बात गलत है, ये बात गलत है। देखिए खाता है एटलीस्ट, तो इसका मतलब जो मर्जी उसको जहर भी दे दें फिर आप, ठीक है ना, ये चीज़ गलत है, ये जहर ही है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, जो चीज़ जो मोटापे का बना रही है, ये बेसिकली एक स्लो पॉइजनिंग है जो कि पेरेंट्स कर रहे हैं अपने बच्चों की। इस स्लो पॉइजनिंग से बच्चे को बचाएं, उसको हेल्दी डाइट पे लेके आएं, रोटी चावल जो कुदरती जो अनाज है, होल व्हीट जिसे कहते हैं, उस पे लेके आएं, सब्जियों पे लेके आएं, उनको उस पे लेके आएं, जो फ्रूट्स हैं उन पे लेके, फ्रूट्स खाते ही नहीं बच्चे आजकल, उन पे गोश्त पे लेके आएं, उनको प्रोटीन डाइट दें, उनको हेल्दी फैट्स, देसी घी को वो उस पे लेके आएं, वाह। ठीक है जी, तब वो हेल्दी होंगे ना। हम्म। अगर आप उनको अपने फायदे के लिए और अपने टाइम निकालने के लिए आप उनको जो भी अपने कंफर्ट के लिए। कंफर्ट के लिए, देखें आपने बच्चे को ट्रेनिंग देनी है, आपने तरबियत देनी है, उसको जिस ट्रैक पे डालेंगे उस पे चल जाएगा। 2 दिन आपसे करेगा ना, तीसरे दिन चौथे दिन उसको आदत हो जाएगी उस रोटी चावल की, उस हेल्दी डाइट की जो आप उसको दे रहे हैं। आप उसके नजदीक हेल्दी डाइट दे ही नहीं, जबरदस्ती नहीं करेगा ना बच्चा, उसको फिर वो ऐसा इस पे आएगा कि उसको फिर ये जंक फूड पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि उसके टेस्ट बर्ड जो है वो हेल्दी डाइट के आदी हो जाएंगे। तो अगर उसको बर्गर देगी भी तो वो नहीं कहेगा, वो कहेगा मुझे रोटी दो, मुझे चावल दो, मुझे सब्जियां दो, मुझे गोश्त दो, वो ये मांगेगा। क्योंकि टेस्ट बर्ड जो है उनको अकोमोडेट करना होता है, आपको उनको एक खास ट्रैक देना होता है। बच्चे के टेस्ट बर्ड्स को आप जिसका भी आदी बनाएंगे उसका आदी वो बन जाएगा। बिल्कुल सही, कोई मुश्किल नहीं है, महीने की एफर्ट है बस। डॉक्टर साहब ये आपने बड़े लोगों का मसला हल कर दिया। अगर आपके इस मशवरे पे अमल कर लें तो बड़ा फ़ायदा हो सकता है। एनीवेज डॉक्टर साहब, आखिर में हम ना इसे कंक्लूड भी करते हैं। आपने बड़े अच्छे अच्छे मशवरे भी दिए हैं। मैं बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे सुन के जब आपने मुझे बताया कि पाकिस्तान में 27% लोग जो हैं वो शुगर के मरज़ में मुब्तला हैं। अभी जो स्टैट्स हमने स्टार्ट में भी शेयर किए, 36 मिलियन पीपल जो हैं, यानी कि इतनी आपकी आवाम जो है ये बीमार है। और ये वो है जो कि डॉक्यूमेंटेड है, हो सकता है इससे ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा है, ठीक है। इतने पेशेंट, इतने डॉक्टर्स, इतने अस्पताल, इतने इलाज, इतनी एडवाइसेस, इस सब के बावजूद इस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हम, और इसको कैसे कम किया जा सकता है? देखिए इसकी 2 बड़ी वजूहत हैं कि क्यों नहीं हम इतने बड़े जो बढ़ते हुए इंसिडेंट्स पे काबू क्यों नहीं पाया जा रहा। देखिए सब कुछ गवर्नमेंट पे नहीं डालना चाहिए, प्रैक्टिकली हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए। मैं कर रहा हूँ, 2012 से मैं लगा हूँ, अवेयरनेस दे रहा हूँ विदाउट एनी फाइनेंशियल बेनिफिट। और डॉक्टर्स भी हैं अच्छे क्वालिफाइड प्रोफेशनल जो इस काम पे लगे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे इस काम में। लेकिन वजह उसकी 2-3 है। नंबर 1 सबसे बड़ी वजह जो ये क्यों कंट्रोल नहीं हो रही, वो यही जिसका जिक्र आपने कहा, अनएथिकल प्रैक्टिसेस। सोशल मीडिया का जहाँ बहुत अच्छा फ़ायदा भी है, जहाँ पे अच्छी पॉजिटिव वॉइसेस पहुँचती भी हैं लोगों तक, इसी तरह नेगेटिव वॉइसेस भी पहुँचा रहा है सोशल मीडिया। यही जो जिक्र आपने किया कि जी ये छोड़ दो, फलां छोड़ दो, ये नुस्खा ले लो, करेले का पानी पी लो, ये तावीज़ ले लो, ये कर लो, इससे आपको शुगर दवाइयाँ ख़त्म करो। ये इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं, ये लोगों को जो है ज़्यादा शुगर का मरीज़ बना रही हैं और शुगर अनकंट्रोल करवा रही हैं। ये जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, जो कि थ्रू सोशल मीडिया लोगों में जो ये वॉइसेस जा रही हैं, नेगेटिव वॉइसेस, इसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से जो है ना केसेस कंट्रोल में नहीं आ रहे। क्यों? कि जो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, जो प्रोफेशनल गाइडलाइंस हैं, जो कि पूरी वर्ल्ड ओवर हेल्थ अथॉरिटीज़ ने जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस दी हुई हैं, उस पे लोगों को लाया ही नहीं जा रहा। लोगों को गलत ट्रैक पे लेके जाया जा रहा है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो रही है। और मुझे ये खतरा नज़र आ रहा है आइंदा चंद सालों में, 5-10 साल बाद, हम सिर्फ यही नहीं कह रहे होंगे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, कि हम ये नहीं कह रहे होंगे कि डायबिटीज़ में पाकिस्तान टॉप पे, हम फिर ये कह रहे होंगे कि जो
रेटिनोपैथी की वजह से ब्लाइंडनेस पे पाकिस्तान टॉप पे, ओए जो क्रॉनिक किडनी डिजीज की वजह से रीनल फेलियर हो रहा है, डायबिटीज की वजह से, नेफ्रोपैथी की वजह से, उस पे पाकिस्तान टॉप पे। तो अल्लाह ना करे, लेकिन जिस किस्म की प्रैक्टिस सोशल मीडिया के थ्रू चल रही हैं कि कोई भी नहीं है, अनप्रोफेशनल अप्रोचेज चल रही हैं, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, कोई इस किस्म की प्रैक्टिस बंद करने वाला नहीं, जिसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि आइंदा 10 सालों में, 5 सालों में लोगों में जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, उसकी वजह से कहीं खुदा ना खास्ता पाकिस्तान टॉप पे ना चला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद साहब, आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में चीज़ों को समझा भी दिया। कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो कि ख़राब भी हुए हुए थे या वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो डॉक्टर साहब ने बड़ी क्लैरिटी से आपको बता दिया है कि जनाब आपने दवाई लेनी है। और एक और पॉडकास्ट भी जो हमने किया अशरफ चौधरी साहब के साथ, वो भी आप उसे भी देख सकते हैं और फिर कंपैरिजन भी कर सकते हैं। आपने डिसीजन लेना है, सबसे इम्पॉर्टेंट शख्स आप ही हैं। आप हेल्दी रहेंगे तो आप अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, आप हेल्दी रहेंगे तो आप अपनी जॉब अच्छी कर सकते हैं, आप हेल्दी रहेंगे वसीम अकरम की तरह आप दौड़ लगाएंगे तो आप सेलिब्रिटी भी बन सकते हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत है तो सब कुछ है, ज़िंदगी है तो सब कुछ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।